वर्षा जी, आप अपने बारे में बताइए कुछ। सर, मेरा नाम वर्षा है। मैं खंडवा जिले की निवासी हूँ और मैं कृषक परिवार से संबंध रखती हूँ और मैं एक मेहनती और अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण से कार्य करती हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा हर्षिल से पूर्ण की है और हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की शासकीय मॉडल विद्यालय हर्षिल से पूर्ण की है। इसके पश्चात अपनी स्नातक की परीक्षा बीएससी पाठ्यक्रम में शासकीय महाविद्यालय हर्षिल से पूर्ण की। सिविल सेवा में आने के लिए कैसे आप मोटिवेट हुए? सर, जो कहानी है वो एक जो काल्पनिक लग सकती है सर, लेकिन सर मेरे साथ घटित हुई है। सर, मेरे जो प्रोफेसर थे कॉलेज में, उन्होंने मुझमें हमेशा से प्रश्न मंच में भागीदार मतलब पार्टिसिपेशन करती थी, तो उन्होंने मेरे नॉलेज को देखकर मुझे कहा कि आप इस क्षेत्र में जा सकती हैं। और सर, इसके पश्चात एक बार जो कलेक्टर थे वो कॉलेज में आए थे, तो उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया था। फिर उनसे मैंने जानकारी ली, तो उन्होंने भी मुझे मतलब आप दूसरों के मोटिवेट करने से मोटिवेट हुए? नहीं सर, पाठ्यक्रम और अपनी एबिलिटी देखकर मैंने सोचा और मुझमें वो क्वालिटीज लगी, इसलिए मैं सिविल सेवा। कुछ ऐसे क्वालिटी बताइए जिसके आधार पर आपका चयन किया जाए। सर, जो सिविल सेवक के रूप में जो क्वालिटीज या योग्यताएं चाहिए, वो जैसे कि नेतृत्व का, वो मेरे मुझमें उपस्थित है। और सर, जो सृजनात्मकता है, पहल करने की क्षमता, ये सब। अगला प्रश्न आपसे, मध्य प्रदेश की आर्थिक समस्या क्या है? सर, मध्य प्रदेश की आर्थिक समस्याओं में सबसे पहले जो है बेरोजगारी की समस्या है और सर ये सामाजिक भी है। और सर, इसका जो मूल कारण है औद्योगिक पिछड़ापन है। वर्तमान में अभी उसमें विकास हो रहा है, किंतु उतना पर्याप्त नहीं है जितने समीपस्थ राज्य क्षेत्रों में है। मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए? एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप से अगर सरकार आपसे सुझाव मांगती है तो आप क्या देना चाहेंगे? सर, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो योजनाएं हैं उन्हें ज़मीन पर लागू करने के लिए जो पहल हो सकती है, जो सामुदायिक सहभागिता होती है, उन पर मैं जोर देना चाहूँगी। सरकार को उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगी, क्योंकि सर कार्यान्वयन प्रशासन अच्छे से कर सकता है, लेकिन उसमें जुड़ाव भी ज़रूरी है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में चलाया गया था, आपने सामुदायिक शब्द का प्रयोग किया है, तो सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट से क्या आशा है? और भारत में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किसके मोटिवेशन से सरकार ने शुरू किया था? सर, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में जो अमेरिका का फोर्ड इंस्टीट्यूट है उसके अनुशंसा का या उसके सहयोग से किया गया था भारत में। फिर सामुदायिक विकास का अर्थ है कि पूरे जो समुदाय क्षेत्र है उसका संपूर्ण विकास करना, हर प्रत्येक क्षेत्र में, और उन्हें अपने प्रयासों के द्वारा विकास के लिए प्रेरित करना। समावेशी विकास क्या होता है? समावेशी विकास से जो विकास के जो परिणाम होते हैं वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, मतलब अंतिम व्यक्ति को भी विकास में जोड़कर और परिणाम उस व्यक्ति तक पहुंच सके, उससे समावेशी विकास। भारत में समावेशी विकास की अवधारणा को कब अपनाया गया? माफी चाहते हैं सर। चलिए, कोई वर्तमान में भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम मेक इन इंडिया है। यह कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? जी सर, मेक इन इंडिया पहल विनिर्माण क्षेत्र के लिए लाई गई है, जिसमें जो उत्पादन हो रहा है वो सर जो रॉ मटेरियल है वो हम बाहर से मंगवा कर भारतीय क्षेत्र में उसका प्रोडक्ट बना के उसे फिर उपयोग करें। तो इससे एडवांटेज हमें क्या मिलेगा? सर, जो हमारा जो आयात है वो कम होगा, मतलब जो आयात लागत है वो कम होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल थोड़ा कम होता है उत्पाद की तुलना में। रॉ मटेरियल का जो आयात है वो हमें सस्ता पड़ता है। क्या इससे निर्यात भी हमारा बढ़े? यस सर। भारत सरकार एक योजना चला रही है, मुद्रा योजना। यस सर। मुद्रा योजना का संबंध किससे है और ये किस लिए चलाई जा रही है?
सर मुद्रा योजना जो है वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चलाई गई है। जो उद्यमी है उन्हें किन उद्यमियों, क्या अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जैसे उद्यमियों के लिए चलाई गई है या? जी सर। सर ये जो छोटे जो लघु उद्योग होते हैं उनके लिए चलाई छोटे गई है। सर इसकी जो 3 कैटेगरी है वो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम मोदी सरकार चला रही है। जी सर। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम क्या है, इसे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है वो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। सर इसमें सारी जो क्रियाकलाप हैं उन्हें डिजिटल माध्यम से करने के लिए। क्या डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था नहीं कहा जा रहा है? जी सर, ज्ञान आधारित। भारत में पहली संचार क्रांति कब हुई थी? क्योंकि डिजिटल इंडिया को दूसरी संचार क्रांति के रूप में भी देखा जा रहा है। 1994 में पहली संचार क्रांति, जब मोबाइल सेक्टर में, टेलीफोनिक सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों को भी काम करने की अनुमति दी गई, उसे पहली संचार क्रांति कहा जाता है। ALPG, भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति कब लागू की गई और इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? सर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो पॉलिसी थी वो 1991 में लागू की गई थी। वेरी गुड। सर भारतीय समाज में जैसे लिबरलाइजेशन किया गया है, प्राइवेटाइजेशन किया गया है, तो इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और जो समाज है उसकी जो क्रय शक्ति के अनुरूप उन्हें सामान उपलब्ध हो पाया है। हाँ ठीक। क्या आपको नहीं लगता कि पश्चिमी संस्कृति के कारण भारतीय समाज पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा? भारतीय समाज में मूल्यों में गिरावट आई? जी सर, इसका संस्कृति और समाज पे थोड़ा सा मतलब जो संस्कृति है उसको क्षति पहुंची है, क्योंकि जो पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के अनुरूप हमारी जो संस्कृति है वो ढल रही है। तो इसे अच्छाई के रूप में देख रही हो या बुराई के रूप में देख रही हो? सर इसके दोनों ही रूप हैं। तो सर क्योंकि वर्तमान में सर उपभोग के लिए वस्तुएं भी चाहिए, तो सर इसे एक विनियमित तरीके से किया जा सकता है। तो संस्कृति को भी संरक्षण करके और इसे वर्तमान में किया जा रहा है कि जो हस्तशिल्प उद्योग वगैरह जो अपने हैं उनको प्रमोट किया जाता है। वर्षा, भारतीय समाज में एक नया ट्रेंड बढ़ा है तलाक लेने की। तलाक की प्रवृत्ति ग्रामीण परिवेश में कम देखी जा रही है, गरीब परिवारों में कम देखी जा रही है, शहरी परिवारों में अधिक देखी जा रही है, धनाढ्य परिवारों में अधिक देखी जा रही है, पढ़े लिखे लोगों में अधिक। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तलाक आज भारत में अधिक लोग क्यों ले रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ तो कहा जाता है विवाह जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है, 7 जन्मों का रिश्ता होता है भारतीय संस्कृति में। जी सर। सर इसके पीछे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में जो सामाजिक विचारधाराएं हैं वो भी इसके लिए योगदान करती है कि जो ग्रामीण उसमें सर जो अगर कुछ परेशानी वैवाहिक दंपति के जीवन में आती है तो वह उन्हें पारिवारिक स्तर पर अगर सुलझाने में प्राथमिकता देते हैं, ताकि उसे कानूनी तौर पर। तो शहरों के लोग सुलझाने में बल नहीं दे रहे हैं। सर तनाव ज़्यादा है शहरी जीवन में, तो सर तनाव के कारण जो मतलब मानसिकता है वो उतनी सहज नहीं हो पाती कि उसे समझ कर या उसमें किया जा सकता है। गांव के लोग तनाव में नहीं, शहर के लोग तनाव में दिखे, और तलाक लेने के बाद तनाव कम हो जाता है। आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं सर, आपने देखा कि तनाव के कारण तलाक लेते हैं, इसका मतलब कि तलाक ले लिया तो तनाव खत्म हो गया। नहीं सर, जो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो सुलझाने की जो प्रवृत्ति रहती है मुद्दों को सर, वो शहरों में तनाव के कारण अपेक्षाकृत कम है, और शहरों में इसलिए वो ग्रामीणों में कम मतलब सुलझाने की प्रवृत्ति अधिक है, इसलिए वो आपसी सहमति से अधिकतर। वर्तमान में एक नया ट्रेंड रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। पहले गांव से शहरों की ओर हुआ, अब लेकिन कोरोना काल के बाद दिखाई पड़ा कहीं कहीं शहरों से गांव की ओर माइग्रेशन हो रहा है। तो इससे हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जी सर, सर इसका सकारात्मक प्रभाव तो ये है कि जो ग्रामीण जो क्षेत्रों में शहरी जो कौशल जा रहा है, तो वो उद्यमी के रूप में वहाँ पर भी अपनी जो क्षमताएं जैसे कुछ स्वरोजगार स्थापित करके सर उसको आत्मनिर्भर बना रहा है। और सर
ये पर्यावरण की दृष्टि से जो पर्यावरण की समस्याएं शहरों में इसके कारण अधिक होता है। तो अच्छा चलो वर्षा, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने कुछ देशों की यात्रा की, उन देशों के नाम बता सकते हैं प्रधानमंत्री जी कहाँ? जी सर, अभी वर्तमान में पोलैंड की यात्रा की है और उसके पास में ही यूक्रेन भी गए थे। ठीक है सर। वर्षा, जी सर। आपका नाम भी वर्षा है। जी सर। मध्य प्रदेश में वर्षा का प्रतिरूप बताइए। जी सर। सर वर्षा जो होती है मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी जो मानसून है उसके कारण भी होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा होती है वो बहुत कम मात्रा में होती है और मध्य प्रदेश के उत्तर और पूर्वी जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पर होती है। और बंगाल की खाड़ी के और अरब सागर दोनों जो मानसूनी शाखाएं हैं उनसे मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। एल नीनो इफेक्ट का भारत में क्या प्रभाव पड़ता है? जी सर, एल नीनो एक क्षेत्रीय घटना है लेकिन इसका वैश्विक प्रभाव दिखाई देता है, जिसका हमें भारत पर भी प्रभाव दिखाई देता है। सर इस वर्ष जो है भारत के समय पर जो हिंद महासागर है उससे जो आने वाली धाराएं होती है वो डाइवर्ट हो जाती हैं प्रशांत महासागर की ओर, इसलिए भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है वो कम होती है, सूखे की अधिकता। 9 अगस्त को जन्म हुआ आपका? जी सर। 9 अगस्त इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध तारीख है। जी सर। क्या है? सर 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन जो है ऐतिहासिक रूप से इसे भी जाना जाता है। और सर 9 अगस्त को एक नेगेटिव न्यूज़ के तौर पे सर नागासाकी पे जो अमेरिका द्वारा परमाणु 6 अगस्त और 9 अगस्त। यस सर। ठीक है। हरसूद से। जी सर। पुराना जो हरसूद था जहाँ पर आपके काका बाबा दादा रहते थे वो तो डूब गया। जी सर। आप नए हरसूद न्यू छनेरा में बसे हुए। जी सर। तो पुराना हरसूद क्यों डूबा? सर इंदिरा सागर बांध के कारण जल प्लावन जो मतलब जो सिंचाई परियोजनाएं थी उसके लिए सर वहाँ पर आपका खुद का मकान था? जी सर, नहीं सर मेरा मकान नहीं था। मैं मलवाड़ी माल की हूँ सर, लेकिन नए हरसूद में मैंने पढ़ाई की है तो वो 2004 के बाद गठित हुई है। तो न्यू छनेरा। यस सर, नया हरसूद में पुराना जो हरसूद था वहाँ पर संत सिंगा जी की समाधि थी। जी सर। तो डूब गई है कि उसको इंजीनियरिंग के चमत्कार से बचा लिया गया? जी सर, उसे इंजीनियरिंग के चमत्कार से बनाया गया। जो मैदानी क्षेत्र में थी उसे एक कुएं के द्वारा मतलब जो एक विस्तृत कुआं बनाकर उसे ऊपर लाया गया है और उसके ऊपर फिर अभी भी जो समाधि है वहाँ पर है और उसके ऊपर मंदिर बना है। देखिए आपकी समाधि? जी सर। तो पुराने हरसूद से नए हरसूद में आने पर जी सर। विस्थापितों को शुरुआत में कई समस्याओं का सामना करना जी पड़ा। सर। जैसे सर सबसे पहली जो वहाँ पर सुविधाएं ठीक थी और यहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं बन पाई है। और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में तो यहाँ पर समस्याएं नहीं, साथ में सर प्रदूषण भी बढ़ रहा है वर्तमान में, क्योंकि वहाँ पर औद्योगिकरण नहीं है, कुछ रोजगार नहीं है, तो जो समीपस्थ क्षेत्र है जैसे खंडवा और उसके आसपास बढ़ रहा है। और खंडवा में अच्छा, वर्षा से एक और क्वेश्चन याद आ गया। जी सर। महाकवि कालिदास ने ग्रंथ लिखा था मेघदूतम। जी सर। तो उसका कथानक बताइए क्या है और उसका मतभेद से क्या संबंध है? माफी चाहूंगी सर, मुझे कथानक तो नहीं पता। हाँ, कथानक तो नहीं पता, पर सर ऋतुओं का जो वर्णन है उसमें और अमरकंटक शायद इस क्षेत्र का वर्णन है। खंडवा में मध्य शासन के द्वारा अद्वैत लोक का निर्माण किया। जी सर। तो अद्वैत लोक के बारे में बताइए, क्या है, कितनी लागत है, क्या क्या चीज बनाई जाएगी इसमें? सर अद्वैत लोक एक परिसर बनाया जाएगा जिसमें जो शंकराचार्य हैं जिनका अद्वैत दर्शन है उसकी अभिव्यक्ति के लिए अलग अलग जैसे गैलरी बनाई जाएगी, वहाँ पर थिएटर बनाया जाएगा और वहाँ पर एक स्कूल जैसा जो उनका प्रतिमा तो स्थापित हो गई है शंकराचार्य जी। जी सर। किस स्वरूप की प्रतिमा? सर बाल स्वरूप की। शंकराचार्य का जो अद्वैत दर्शन था, जी सर, मुझे समझा सकती क्या था? जी सर। सर जो उनका अद्वैत दर्शन है वो एकात्मक सत्ता में पूर्ण विश्वास करता है, अर्थात एक परम सत्य है और सब उसी में समाहित है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये खंडवा में क्यों बनाया गया था? सर शंकराचार्य खंडवा क्षेत्र में जो ओंकारेश्वर है वहाँ पर आए थे, उन्होंने अपने गुरु गोविंद भगवत पास से वहीं पर दक्षिणा ली थी और उनके
बाल स्वरूप में उन्हें वहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो फिर उन्होंने प्रचार के लिए अन्य जगह। अच्छा, आपके खंडवा में एक तैरता हुआ सोलर पार्क भी है। जी सर। है ना? पूरे विश्व को अनूठी देन है तो जी सर। थोड़ा उसका बताइए कैसे बना दिया तैरता हुआ पार्क? सर ओमकारेश्वर में सोलर संयंत्र बनाया जा रहा है ओंकारेश्वर में। सर। इंजीनियरिंग तो जी। मुझे सर कैसे बनाया गया ये मैं नहीं समझा पाऊँ सर। जो प्लेट है वो जल के जो सोलर पैनल है उसे जल के ऊपर लगाया जाएगा। तो तैर कैसे रही हो? तो भारी होती है प्लेट्स तो। सर मैं आपको चाहूँगी। कितना उत्पादन है उसका? सर 600 मेगावाट। अच्छा, इतिहास में घटना घटित हुई है खंडवा से संबंधित पंजाब में जी सर। बताइए मुझे। सर 1931 में घटित हुई है ये घटना। और सर जो ट्रेन पंजाब में जो ट्रेन थी उसमें खंडवा में रोककर क्रांतिकारियों ने यशवंत राव और सर वीर नारायण से कुछ मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ सर, उनके द्वारा यहाँ पर जो सामान था उसकी लूट की गई थी और जो उसमें मेजर थे जनरल थे उनकी हत्या कर दी। सर संकीर्ण बस इतनी ज्ञान। होता है? जी सर। चलिए कोई बात नहीं। दादाजी धूनीवाले के बारे में बताइए मुझे। जी सर। दादाजी धूनीवाले जिनका नाम वास्तविक केशवानंद महाराज है और सर उन्होंने खंडवा क्षेत्र में जो ब्रह्मणशील क्षेत्र था उनका ओंकारेश्वर के समीपस्थ, तो उन्होंने खंडवा में समाधि ली थी और वहीं पर उनकी समाधि है और इन्हें बाल शिव का अवतार माना जाता था। उन्होंने हाथों से धुनी रमाई थी इसलिए उन्हें धूनीवाले दादाजी कहा। ये खंडवा में नहीं थे, कहीं और थे, खंडवा में आकर के बस गए। जी समाधि कहाँ पे थे सर। चलिए किशोर कुमार के बारे में बताइए आप मुझे। सर किशोर कुमार अभिनेता, निर्देशक और संगीतकार और संगीत ओरिजिनल नाम कुछ और करते हैं? यस सर। आकाश कुमार। 3 भाई थे ये? यस सर। किशोर कुमार, अनूप कुमार और अशोक कुमार। ऐसे कोई फिल्म है जिसमें तीनों ने एक साथ काम किया हो? माफी चाहती सर, याद नहीं। चलती का नाम बड़ी। चलिए, तो संत सिंगा जी के उपदेश के बारे में बताइए मुझे। क्या विशेषता सिंगा जी के उपदेशों की? सर संत सिंगा जी जो निर्गुणी धारा के कवि थे, उन्होंने निर्गुण विचारधारा के द्वारा ईश्वर जो ब्रह्म है उनके बारे में विस्तृत वर्णन किया था अपनी जो रचनाएं हैं उनमें। और सर उनकी एक कॉपी है रूपनाई लेखनाई, उन्होंने इस तरह माही है कुल गोत्र बिंदे ही के साथ में रो झिलमिल देखो जैसे झिलमिल होती है। चलिए ठीक है ना सर। अच्छा, जी सर। ग्रेजुएशन आपका मैथ से हुआ है, जी सर। फिजिक्स केमिस्ट्री। चलिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल सर अभिकेंद्रीय। हाँ, अभिकेंद्रीय बल सर जब वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं तो केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसके कारण हम उस परिधि पर एग्जाम्पल सर जैसे हम हाथ में जो डोरी घुमाते हैं पत्थर बांध के, तो सर जो घूमती है वो उसमें भी उंगली की ओर हमारे सब अभिकेंद्रीय बल कहाँ लगता है? केंद्र में। केंद्र की ओर। अच्छा, तो कुछ हम कहें कि हमारे सोलर सिस्टम में भी कुछ है क्या अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? हाँ जी सर। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है। मतलब या तो पृथ्वी तो है सही, बाकी सभी ग्रह भी तो होंगे। हाँ सर, ग्रह जो है उपग्रह की अच्छा। उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं और जो ग्रह है वो सौरमंडल। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सर एक सेंट्रीफ्यूगल बोला। हाँ, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल होता है। केंद्रीय से बाहर की ओर लगता है, वॉशिंग मशीन जैसे उसमें मक्खन निकालने की। तो वॉशिंग मशीन में तो सेंट्रीफ्यूगल भी है, सेंट्रीपिटल भी है। हाँ सर, पानी जो उसमें, लेकिन जो सर उसका जो उपयोग है हम धुलाई के लिए करते हैं तो उसमें अभी जो धुलाई के लिए करते हैं वो कौन सा होता है? अपकेंद्रीय बल के लिए इसमें बाहर की ओर। Yes, और ड्रायर माफी चाहूंगी सर। कंफ्यूज हो गई आप? जी सर। चलिए, ऊष्मागतिकी का नियम क्या है? सर कौन सा नियम? ऊष्मागति, थर्मोडायनेमिक्स। सर ऊष्मागति का जो नियम है वो ना तो ऊष्मा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये ऊष्मागति का नियम। सर जो युक्तियाँ रहती हैं जैसे जनरेटर है और जो माइक्रोफोन वगैरह देते हैं, मोमबत्ती जलती सर, इसमें भी ये सारी नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं इकोलॉजी पे एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे। जो पिरामिड होते हैं है ना, मतलब इकोसिस्टम होते हैं, उसमें इकोसिस्टम में जो एनर्जी पिरामिड होता है
ऊर्जा का पिरामिड होगा वो कैसा बनेगा? सर हमेशा सीधा बनेगा। सीधा बनेगा। क्यों बनेगा? सर ऊर्जा का जो 10% मतलब जो ऊर्जा है वो 10% हर प्रत्येक उसमें जाती है, तो इसलिए सर उसमें ना ही जो ऊर्जा उतनी ही रहती है, इसलिए सर वो सीधा ही बनेगा, मतलब खर्च हो जाती 90%। हाँ सर वो ठीक। किसी भी इकोसिस्टम में या परितंत्र में पोषक स्तर का में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? सर जो पोषक स्तर है, जो प्राथमिक पोषक स्तर थी इस तरीके से ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? चक्रीय होता है कि एक दिशीय होता है? सर चक्रीय होता है, क्योंकि अलग चक्रीय कैसे नहीं, होगा? सर पोषक स्तर में तो एक दिशीय होगा, एक प्राथमिक में, द्वितीय में, तृतीयक में। अच्छा ठीक है। क्या हॉबी क्या है आपकी? घूमर नृत्य करना और मेहंदी लगाना। क्या इसकी उपयोगिता क्या होगी आपकी अगर आप प्रशासन में आती है तो? जी सर दोनों ही सृजनात्मकता है, कलात्मक है, तो ये जो पहल करने की क्षमता और सृजनात्मकता है ये दोनों ही सहयोगी है सर। जैसे कि मेहंदी में प्लानिंग रहती है कि हमें किस तरीके की मेहंदी बनानी है, तो वो प्लानिंग का नियोजन जो है वो उसमें सहयोगी है। और घूमर नृत्य सामूहिक नृत्य है, तो ये समरसता और सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। बैलेंस भी तो है। यस सर। पर घूमर नृत्य तो राजस्थान का है। जी सर, तो मेरी जो पृष्ठभूमि है वो राजपूतानी है, तो इसमें चलिए ठीक है। ठीक है वक्तव्य है ना? थैंक यू कैसा लगा आपको इंटरव्यू? सर। ठीक था, पर जानकारी अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ सही तरीके से, और सर समझ भी नहीं पा रही हूँ। पहला मार्क क्वेश्चन देने आया कहीं और देने गई थी? नहीं सर, तीसरा है क्वेश्चन नहीं समझ पा रही हूँ सर। वो उपदेश संत सिंगा जी, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो रही थी, तो मैं उसको अच्छे से अरे आपका जवाब तो अच्छा भी है उसका, बकायदा दुहा भी सुना सही जवाब था आपका। आपको खंडवा की जानकारी तो बहुत अच्छी है। जी सर। और अधिकांश प्रश्नों के आपने जवाब दिए, है ना? देखिए इंटरव्यू में नॉलेज टेस्ट नहीं होता, पर्सनालिटी टेस्ट होता। तो पर्सनालिटी वाइज यू आर गुड, नॉलेज पर काम करने की जरूरत है अभी तो इंटरव्यू डेट तक आपका नॉलेज पूरा नहीं हुआ। यस सर, वो तो होता नहीं है ना? तो नॉलेज जो है इज अ जर्नी नॉट डेस्टिनी। यस सर। तो नॉलेज एक यात्रा है, इस यात्रा में शामिल रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, जी सर। अपने क्षेत्र की जानकारी बढ़ाते रहिए, है ना? अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, डेफ ही आपका इंटरव्यू सिलेबस है ना? उसको अच्छे तैयार कीजिए, ताकि दरमियान बातचीत करने का तरीका सरल सहज बढ़िया है ना? थोड़ा सा और आवाज ऊंची करके, हाँ। थोड़ा सा बहुत स्लो, आवाज तेज करनी है। हाँ थोड़ी सी तेज कर। थोड़ी सी बहुत नहीं, एक नेचुरल, ये नहीं कि बनावटीपन में तेजी हो तो उससे बेटर नहीं है, अगर थोड़ा सा नेचुरली तेज हो जाए। यस सर, कोशिश करेंगे। है ना? क्योंकि जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको अंदाज लग जाएगा सामने वाले को आपकी आवाज सुनाई दे रही कि नहीं दे रही। जी सर। जहाँ ऐसा लगे कि कुछ सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, ऐसे कर रहा है, तो थोड़ा तेज बोलने लगेगा, है ना? जी सर। करंट की न्यूज पे फोकस करो। करंट न्यूज जो पॉलिटिक्स से संबंधित हो, इकोनॉमिक से संबंधित हो, IR से, महिलाओं से संबंधित इश्यूज देख लो, महिला सुरक्षा को लेकर। मध्य प्रदेश में की जब बात होती है तो बाल कुपोषण की समस्या आती है, शिशु मृत्यु दर अधिक होने का, बाल मृत्यु दर अधिक होने का। मध्य प्रदेश में आपका जनजाति समाज की समस्या क्या है, क्योंकि टॉपिक भी मेंस में है, तो सब पहले से इनको लेकर के सरकार की स्कीम्स क्या है, नीतियाँ क्या है, इस पर